हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। एग्जैक्टली मार्केट के बारे में बात करेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा, हमने क्या एक्सपेक्ट किया था और कल की क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आज का मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था सुबह के टाइम पे, लेकिन उसके बाद इसने एक ट्रेंड पकड़ा। और ये ट्रेंड जो पकड़ा था, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अगर आप वॉच करते हैं ग्लोबल मार्केट्स, तो ट्रंप ने कल ट्वीट किया था और ट्वीट के बाद फिर इनफैक्ट आज के सुबह उनके नाइट में उन्होंने ट्वीट किया था। तो ट्रंप के जो एडवाइज़र हैं नवारो, उसने ट्वीट किया था कि जो चाइना की डील है वो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कोई डील नहीं है उनके बीच में। तो आप जानते हैं मैं क्या कहता हूँ ट्रंप को, कि ट्रंप दुनिया का सबसे बड़ा चर्सी ट्रेडर है एंड ही इज़ लाइक 74 ईयर्स, 74 साल का आदमी, और फिर भी मानता नहीं है, मतलब सीरियसली। बट स्टिल विल टेक इट एज द फेस वैल्यू कि क्या होता है मार्केट में। तो अभी देखेंगे सबसे पहले कि इससे हुआ क्या। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हुआ क्या, मॉर्निंग में आज सुबह मार्केट ने ये डिप मारा। 10,146 था नैस्डैक, वहाँ से एक डिप आया 9,978 का, ये डिप था। ठीक है, ये डिप था जब उसके एडवाइज़र ने बोला चाइना की अभी कोई डील नहीं है, सब डील ख़त्म है, कुछ बात नहीं चल रही है। और ये सच भी है, क्योंकि कोई टॉक्स नहीं है और चाइना, और अभी टैरिफ चल रहा है और चाइना भी कुछ मान नहीं रहा है। चाइना अपने दूसरे एजेंडाज़ में बिजी है, लेकिन सिर्फ कहने के लिए। अब आप बोलोगे क्या दुनिया को नहीं पता? दुनिया को पता है, लेकिन दुनिया मानती है कि भाई जो बोल रहा है, क्योंकि दुनिया यही सोचेगी ना कि ट्रंप बोल रहा है नहीं नहीं डील है तो डील है, क्योंकि मेजॉरिटी यही बोलेगी कि डील है, और इसलिए वो बाय हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे उसके एडवाइज़र ने बोला डील ख़त्म, और यहाँ पे ट्रंप ने तुरंत आगे ट्वीट किया तो डील इज़ ऑन, डील अभी भी है और चाइना उसको पूरी तरह से मान रहा है। और ये रीज़न था यहाँ पे बाउंस का। और एक और चीज़ है कि जब ये पॉइंट था यूएस फ्यूचर में, आज सुबह की बात है ये, तो निफ्टी ने क्या किया था। निफ्टी करेंटली था 10,370, 10,370 से जो डिप आया था 10,216, 150 पॉइंट का डिप था हाई वैल्यू से, ठीक है, हाई पॉइंट से। तो सीधी सी बात है कि जो ये डिप था, तो ये डिप क्यों आया, उसका सबसे बड़ा रीज़न हमें पता होना चाहिए। तो ये डिप इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये डिप आया था, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था कि जो यूएस में न्यूज़ क्रिएट हुआ, उसके बाद फिर ट्रंप ने ट्वीट किया और उसके बाद ये बाइंग हो गई। तो कुल मिला के हमारा जो मार्केट था उसको एक अच्छा डिप मिल गया फ्यूचर में, और उसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मिल गई। तो यूएस फ्यूचर जैसे ट्रेड होता है वैसे ही निफ्टी फ्यूचर ट्रेड होता है, इसको आप एसजीएक्स निफ्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ट्रेड होता है, तो इसमें फिर आप देखें कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग डे बना, और यही था आज का मार्केट का समरी कि पहले डिप था, फिर उसके बाद डिप में बाय हुआ, और यूएस मार्केट ने भी अच्छी खासी वही स्ट्रक्चर दिखाई कि पहले डिप आया, उसके बाद कंटिन्यूसली ट्रेंड में अपसाइड गया। तो ये था सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि आप ये मान लीजिए कोई भी मार्केट ऊपर जाएगा तो उसको डिप चाहिए। तो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, फिर एक डिप आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर एक डिप आया, तो डिप अच्छा होता है अब ट्रेंडिंग मार्केट के लिए। और ये डिप मुझे लगता है ट्रंप क्रिएट करवाता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रंप का आदमी इतना बड़ा कमेंट मार दे और उसके बाद ट्रंप एक दूसरा कमेंट मार दे। लेकिन आप समझिए कि किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ही इज़ ट्रंप, राइट। मतलब नंबर 1 चर्सी इन द वर्ल्ड, मतलब 74 ईयर ओल्ड का प्रेसिडेंट नहीं है, ही इज़ ए ट्रेडर फुल टाइम आई फील। क्योंकि उसको कितना पता था कि जैसे ही उसके एडवाइज़र ने ट्वीट किया, मार्केट नीचे आया, उसके बाद उसने ट्वीट किया, सीधे ऊपर गया। एक्चुअली उसके एडवाइज़र ने इंटरव्यू दिया था फॉक्स एंड फ्रेंड्स में, तो वहाँ से ये बाउंस हुआ है। तो ये था आज का गेम, अगर आप समरी जानना चाहते हैं। अब उसके बाद अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट एडवाइस आपको दूँ। और अभी हमने सीधी सी बात है, जो ट्रेड लेनी है वो एक अलग व्यू होता है, और जो ओवरऑल इन्वेस्ट करना है उसका एक अलग व्यू होता है। इन्वेस्ट करने के लिए मेरा अभी भी वही व्यू है कि 10,450 500 के आसपास आपको पोर्टफोलियो से निकल जाना चाहिए। इससे ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखता है, क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी अप पे है और ट्रंप कोशिश कर रहा है उठाने की, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब वो भी फेल होगा। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, जो लास्ट का फॉल आया था उसमें ट्रंप फेल हुआ था, वो नहीं उठा पाया था। लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ने भी टेक्निकल बॉटम बनाया, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आई, और फिर आपका फेड का स्टिमुलस और दुनिया भर की चीज़ें, फेड ने बॉन्ड बाइंग चालू कर दी, अनलिमिटेड बॉन्ड बाइंग। तो इस तरीके से मार्केट उठाया गया। तो डेफिनेटली आपको ये अपडेट्स मिलते रहेंगे समय समय पे, तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। उससे पहले हम देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। तो सुबह एक डिप आया, पहले मार्केट ऊपर खुला, उसके बाद एक डिप आया था, ऑलमोस्ट हम माइनस में थे, निफ्टी के माइनस में थे। लेकिन वहाँ से फिर यूएस फ्यूचर ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई, और अपना मार्केट भी वही रिकवरी हुई जो यूएस फ्यूचर में हुई। और यूएस फ्यूचर को ही आजकल हम फॉलो करते हैं, टेक्निकल एक हद तक हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रंप जब तक है, मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर तक ही है, नवंबर के बाद जो भी लोग बुलिश हैं उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें अभी कर रहा हूँ, और फिर हम बहुत बेटर तरीके से इस मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ एक कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा ट्रंप की तरह। तो आई होप ही लूजेस, बट वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर वो रहता भी है तो भी ऐसे समय आएंगे, ऐसी सिचुएशन आएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको कई बार नहीं संभाला जा सकता।
तो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो गेनर्स थे वो कौन से थे। तो एल में आज न्यूज़ आया क्योंकि चाइनीज़ कुछ कंस्ट्रक्शन फर्म्स और वहाँ के जो भी प्रोजेक्ट्स थे उनको कैंसिल किया गया है, तो उससे एल को फ़ायदा होने वाला है। तो ये र्यूमर था, फ़ायदा होने वाला है, हुआ नहीं है, लेकिन स्पेकुलेशन में चलता है मार्केट। बजाज फाइनेंस अभी भी बुलिश है, लगातार ऊपर जा रहा है और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट 3000 इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लास्ट टाइम भी 3000 से लौटा था, तो यहाँ पे आपको कॉशन रहना है। ये उठ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कई लोग जो 2000 पे लेके बैठे होंगे, 1800 1800 पे लेके बैठे होंगे, वो लोग बोलेंगे कब निकलूँ, तो 4500 का वेट करेंगे, यहाँ पे नहीं निकलेंगे। अब ये 2500 आ जाएगा तो आप बोलोगे यार फंस गया मैं। तो सीधी सी बात है, कोई टॉप नहीं होता बाइंग का, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का कोई बॉटम नहीं होता। ये हमेशा हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह खरीदते हैं और निकलते भी वैसे ही हैं। तो ये मेरा व्यू है कि यहाँ पे निकलने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है बजाज फाइनेंस। इंडसइंड बैंक 520 पे है, अभी भी इसका ब्रेकआउट एरिया है 550, तो इसको वॉच करके रखना है आपको। अगर 550 इंडसइंड बैंक पे ब्रेक हुआ तो 640 तक जाएगा। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग व्यू है, क्योंकि आज निफ्टी ऊपर गया लेकिन रिलायंस नीचे था, तो इसका मतलब नहीं है कि अब रिलायंस क्यों गिरा। मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था कि रिलायंस ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है, वहाँ से एक डिप आना चाहिए, 1700 वापस आना चाहिए, और आज रिलायंस में वैसा ही फॉल देखा। और आज रिलायंस का जो क्लोजिंग था ऑलमोस्ट 1720 के पास था। तो रिलायंस ने आज वही स्ट्रक्चर दिखाया जो मैं मार्केट से भी उम्मीद कर रहा हूँ। एक लिमिट तक ये स्टॉक ऊपर जाएंगे, लेकिन एक बार डिप आएगा और वो डिप के लेवल्स हर स्टॉक में पहुँचने वाले हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज अच्छा खासा इसने बाउंस दिया है, 520 इसका एक लेवल है जिसको अगर ये क्रॉस कर जाता है तो 545 तक जा सकता है। ये एक बुलिश स्टॉक है। एक्सिस बैंक में 443 पे हैं, अगर हम 450 क्रॉस कर जाते हैं तो 475 तक जा सकते हैं, लेकिन 450 अगर हम क्रॉस नहीं करेंगे तो समझ लीजिए ये वही एरिया है जहां से हम 400 तक वापस गिर सकते हैं। तो ये काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास हैं स्टॉक्स जो आज काफ़ी रैली किए हैं, तो आपको थोड़ा देख के रखना पड़ेगा। ब्रेकआउट एरिया भी है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ तो पूरा का पूरा मार्केट ही ब्रेकआउट होगा, और फिर उस केस में हम कह सकते हैं कि हम 11,000 भी जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। 11,000 जा सकता है और कोई बात नहीं है, मैं भी कॉल लेके करूँगा ट्रेड। ऐसा नहीं है कि मैंने पुट लेने की कसम खाई है, लेकिन सिंपल सा एक फंडा है कि अगर फंडामेंटल जिस लेवल पे है उस लेवल पे मार्केट नहीं है तो फंडामेंटल को मार्केट के लेवल पे आना पड़ेगा या मार्केट को फंडामेंटल के लेवल पे आना पड़ेगा। ये हमेशा हुआ है दुनिया में, 2008 में हुआ है, 2001 में हुआ है, 90s में हुआ है, ये हमेशा हुआ है, हमेशा होता रहेगा। एक समय तक आप मार्केट को होल्ड करके रख सकते हो क्योंकि आप सोचते हो कि फंडामेंटल्स अब इंप्रूव होंगे, लेकिन जब वो इंप्रूव नहीं होते हैं तो मार्केट बोलता है अब मैं नहीं वेट कर पाऊंगा, तो लेट्स गो डाउन। और इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट होता है वो अर्निंग्स में आता है। जो कंपनीज की अर्निंग्स आएंगी तो वो सच होता है, वो सत्य है, उसी पे हम डिसाइड करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो करंटली हमें अर्निंग पता नहीं कितना इंपैक्ट है, जब अर्निंग आएगी तब हमें समझ में आएगा कि किस प्राइस पे इस मार्केट को वैल्यू करना चाहिए। तो ये है टोटल फंडा जब हम किसी स्टॉक को खरीदते हैं। अब यहाँ पे आप लूजर्स में देखें तो कोई खास लूजर नहीं है, ये सभी स्टॉक सभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आज शायद थोड़ा डिप है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये स्टॉक मैं नहीं कहूँगा बहुत वीक है। रिलायंस का 1700 तक का टारगेट इमीडिएटली आना था, 1700 के पास आ चुका है, एक और ये बाउंस कर सकता है। लेकिन जो आज गेनर्स हैं उनमें काफ़ी ऐसे सस्पेक्ट हैं जो अपने हाई लेवल पे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास हैं। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी आज जहाँ पे क्लोज हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, तो ये निफ्टी 50 का एनालिसिस है। अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो यहाँ से हार्डली 20-30 पॉइंट का और अपसाइड है, ठीक है। और इस अपसाइड के बाद अगर नहीं क्रॉस कर पाता है इसको, तो हर बार जैसा फॉल आता है वैसा ही फॉल आएगा। ऑलमोस्ट 400 to 500 पॉइंट का फॉल आ सकता है निफ्टी में। तो हम ब्रेकआउट एरिया में है, लेकिन ब्रेकआउट में हमेशा ब्रेकआउट होगा ये ज़रूरी नहीं है, एक डिप भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अब हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक का करंट जो लेवल है तो अब हम निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक यहाँ एग्जैक्टली आप देखेंगे कि इसने ब्रेकआउट किया है, जो पुराना हाई था उसको तोड़ा है, तो ये पॉजिटिव साइन है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। 22,200 के आसपास इसका काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस था, आज उसने उसको ब्रेक किया है, 315 पे क्लोज हुआ है। अब इस एरिया पे हमें क्या इंपॉर्टेंट बात होगी देखने के लिए कि किसी भी हालत में इसको 21,750 के नीचे नहीं आना है, किसी भी हालत में जो रेड लाइन है इसके नीचे नहीं आना है। तो अगर ये किसी भी केस में इसके नीचे आएगा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, और कुल मिला के अगर ये 21,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अटेम्प्ट मार सकता है ये 23,000 का, जो ये ऊपर ब्लैक लाइन टारगेट दिख रही है 23,200 के आसपास। ये है बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर। तो अगर हम बुलिश हैं
अगर हम बुलिश हैं तो एक डिप आएगा और वो डिप बाय होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में मार्केट नहीं जा सकता, एक डिप बनता है, और वो डिप जब आएगा तो 700 750 पे बाय करना है, ये पहला अटेम्प्ट होता है। इन जब तक ग्लोबली बहुत नेगेटिव पिक्चर ना हो, ग्लोबली बहुत बड़ा कोई फॉल ना हो, तब तक 21,750 780 के आसपास का डिप एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, और जो टारगेट्स होंगे बुलिश लेवल के वो होंगे 23,200 के आसपास। ये है बुलिश केस सिनेरियो। लेकिन किसी भी केस में ये जो ब्रेकआउट है ये फेल नहीं होना चाहिए, वरना ये फॉल्स ब्रेकआउट का जो इसकी जो सज़ा है बहुत बुरी होती है और मार्केट वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आप बुलिश साइड में हैं, बेरिश साइड में है, मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा और पॉजिटिव साइन दिखाया तो इवन मैं भी कॉल लेके पैसे बनाऊंगा। देखिए, हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मार्केट को दो तरीके से हमेशा इवैल्यूएट करना है। एक कि इमीडिएटली क्या हो सकता है, एक है मीडियम टर्म में क्या हो सकता है। जो मैं व्यू दे रहा हूँ क्रैश होना है, वो मेरा मीडियम टर्म व्यू है और वो होकर रहेगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म मतलब 5 से 15 दिन, ठीक है। लेकिन सिर्फ ट्रम्प जैसे आदमी जब तक रहेंगे तो मैं ट्रम्प नहीं हूँ, आई एम नॉट प्रेसिडेंट, मैं किसी देश का फेडरल रिजर्व का कोई वो नहीं हूँ गवर्नर कि मैं पैसा पंप इन कर रहा हूँ। डेफिनेटली आई एम ट्राइंग टू इवैल्यूएट बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन। जो करंट सिचुएशन है उसके बेस पे मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ। अब करंट सिचुएशन को ड्राइव करने वाले लोग उसको इतने पावरफुल तरीके से अगर ड्राइव करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। हम मार्केट से लड़ते नहीं हैं, हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, और अगर मार्केट हमें गलत प्रूव करने लगता है तो हम अपने स्टॉप लॉस जो भी हैं ट्रिगर करके हम मार्केट की डायरेक्शन में हो जाते हैं। तो अभी भी मेरे हिसाब से मीडियम टर्म में मैं मार्केट की डायरेक्शन में प्ले नहीं करने वाला हूँ। इनफैक्ट जिस भी स्टॉक में मेरे पास भी पोर्टफोलियो है, काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, अगर उस पोर्टफोलियो में मुझे जहां भी ग्रीन दिखेगा डेफिनेटली मैं वहां बुक करूंगा। बजाज फाइनेंस मेरे पास 2200 पे है, अच्छा खासा क्वांटिटी है। इनफैक्ट 1800 पे भी मैंने लिया, 24 पे लिया, मेरा एवरेज है, वो लॉन्ग टर्म है, उसको मैं बुक करने की अब सोचूंगा। लेकिन मैं अगर ट्रेड करूंगा बजाज फाइनेंस पे तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की सोचना चालू करूंगा। तो ये है व्यू, दो तरीके से मैं सोचता हूं। तो इसी तरीके से आपको भी सोचना है, अपने पैसे बचाने। यहाँ बुल बीर की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बात है कि क्या मैं पैसे बना सकता हूं और क्या मैं इन्वेस्टमेंट में पैसे बचा सकता हूं। सिर्फ दो ही चीज़ आपको सोचनी है और उस हिसाब से आप डिसीजन अपना ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन प्लेट जो दिखा रहा है कि एग्जैक्टली आज के जो विनर्स और लूजर्स हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन था ओवरऑल निफ्टी को उठाने में। तो डेफिनेटली सबसे स्ट्रांग जो था वो था लार्सन एंड टूब्रो और इन्फोसिस एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। और हमेशा याद रखिए, कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी व्यू देता है, कोई भी। अगर मैंने उम्मीद की है कि मार्केट या कोई भी स्टॉक है गैप डाउन होगा, ठीक है, नीचे जाएगा, और वो गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली उसको कभी चेज नहीं करना है, कभी भी। इसी तरह से अपसाइड वाले के लिए भी करना है, जैसे ग्लेनमार्क था, जैसे रिलायंस का न्यूज़ था, या कोई भी इस तरीके के कभी भी ट्रेड्स होते हैं तो हम उसको तभी ले सकते हैं जब उसमें डाउनसाइड बचा हो। जब ऑलरेडी गैप डाउन हो रहा है मतलब उसका डाउनसाइड ये ऑलरेडी कवर कर रहे हैं ओपनिंग में ही, तो डेफिनेटली वो एक ट्रैप हो जाता है कई तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शॉर्ट करके रखे थे पहले से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और इसलिए मार्केट वहाँ से गिरता नहीं है, कोई भी स्टॉक वहाँ से गिरता नहीं है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है। सिमिलरली जैसे लार्सन एंड टूब्रो, अब लार्सन एंड टूब्रो ने ऑलरेडी रैली कर ली है, अब आप यहाँ पे अगर बाय करेंगे तो रिस्क है, लेकिन अगर कल यहाँ पे एक डिप मिलता है छोटा सा, उसको बाय करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे आप जो भी स्टॉक देख रहे हैं अपसाइड के लिए, ये कल के परसों के विनर थे। HDFC बैंक इनफैक्ट लूजर था, HDFC भी लूजर था, तो आज ये अपसाइड के लिए कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आई ये स्टॉक, और काफ़ी आज का स्ट्रॉन्ग है मार्केट ब्रेथ, क्योंकि बहुत ही कम स्टॉक है जो उसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं। एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि अगर मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है तो रिलायंस उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, भारतीय एयरटेल उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हो सकता है कल अगर ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, दिस इज़ रियली ए जेन्युइन ब्रेकआउट। तब हम मानेंगे जब ये इसके सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट भी रैली करने लगे उसी डायरेक्शन में। डेफिनेटली अगर आप देखें HDFC बैंक लूजर था, इन्फोसिस भी लूजर था, LNT भी वीक था। तो सडनली जब आपके वीक स्टॉक स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो इससे दो चीज़ बनती है। ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग शॉर्ट कवर कर रहे हैं, जो शॉर्ट थे गिरा रहे थे उसको, और ये हो सकता है कि फ्रेश बाइंग आ रही है। लेकिन यहाँ पे अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमको एक दिन और देखना पड़ेगा, इन्हीं स्टॉक पे फिर से बाइंग आनी चाहिए। तो ये होगा कल का वॉच। अभी हम एक स्टॉक की बात करेंगे, बंधन बैंक, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें अपसाइड दिखाया है। इसमें हम एक 300 का लेवल वॉच कर रहे थे और 300 के लेवल ब्रेक होते ही इसने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया है और अभी 360 पहुंच गया। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं पिछले एक महीने से तो डेफिनेटली बंधन बैंक बीच में आया था, तो बीच में इसने एक फॉल्स ब्रेकआउट दे के डिप मारा था। फॉल्स ब्रेकआउट ये एरिया था ऑलमोस्ट, और यहाँ से इसने डिप मारा था, आई थिंक नॉट हियर एग्जैक्टली,
तो एक डिप आया था फॉल्स ब्रेकआउट देख के, तो उसके बाद इसने काफ़ी टाइम लिया था। लेकिन जब ये 300 का लेवल एक बार क्रॉस कर गया तो 300 के बाद मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा और 300 के बाद इसको आप लॉन्ग कर सकते हो, और वही हमने यहाँ पे देखा है कि 300 के बाद एक तरफा रैली आई है 360 तक। तो बंधन बैंक अभी भी ब्रेकआउट कैंडिडेट है, कोई भी डिप आता है इसमें बाय करना है। और ये ऑलमोस्ट जो भी ब्रेकडाउन हुआ था जब मार्केट गिरा था और ये भी स्टॉक गिरा था, ऑलमोस्ट हम उस लेवल पे आ गए हैं। तो बेस्ट केस सिनेरियो इसका अपसाइड कितना है, 380 390 तक हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और आपको संभल के रखना है कि जो स्टॉक ऑलरेडी रन काफ़ी कर चुके हैं, जब सेलिंग आएगी और जब मार्केट का फंडामेंटल या फिर जो भी लोग मानते हैं कि मार्केट अब बहुत ज़्यादा रिकवर हो चुका है या अब काफ़ी हाई है, कोरोना केसेस अभी भी ज़्यादा हैं, सिचुएशन बुरी है, तो डेफिनेटली उन्हीं स्टॉक को बेचते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो बंधन बैंक में काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, 198 से 360, ऑलमोस्ट 80-90% का अपसाइड ऑलरेडी आ चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है, अपसाइड आएगा, डिप में बाय करिए, डेफिनेटली अच्छा कैंडिडेट है। दूसरा है HDFC। अगर HDFC में एक और ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी बनता है तो इसको हम बाय कर सकते हैं 1860 के ऊपर। करंट क्लोजिंग है 1841, तो अगर 1860 क्रॉस कर जाए उसके ऊपर सस्टेन करे हाफ एन आवर या 1 आवर, तो डेफिनेटली एक आप अपसाइड देख सकते हैं 1930 तक। तो ये होगा ट्रेड HDFC में, अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक और चीज़ है US फ्यूचर। US में जो अभी एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, उसके बारे में बात कर सकता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली आप देख सकते हैं डो जोन्स, ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल था, इसको ब्रेक किया एक बार, फिर फेल हुआ, फिर दोबारा ब्रेक किया, और अभी हम एग्जैक्टली लास्ट वाले हाई के पास हैं जो इसने यहाँ पे हाई बनाया था। अब ये एरिया है 26 to 70 के आसपास। अब इस एरिया पे अगर US फ्यूचर जो डो जोन्स है, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है आज के दिन, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव साइन होगा और US फ्यूचर हो सकता है यहाँ से ऊपर जाए और हो सकता है एक बड़ी रैली भी आए। तो अगला टारगेट यहाँ पे हो सकता है 26,700 तक का। लेकिन अगर इसको ये फेल कर जाए तो फिर आपको सतर्क रहना पड़ेगा अपने मार्केट में भी, क्योंकि ये आपको भूलना नहीं चाहिए, जब फॉल आएगा तो ऐसा आएगा। ये 3 दिन 4 दिन की रैली, आप खुद देखिए, जो ये फॉल आया था, इस फॉल के रेंज में ही हम पिछले कितने दिनों से भटक रहे हैं। ठीक है, इसको इनसाइड बार भी कह सकते हैं। इतने बड़े बियरिश कैंडल के अंदर ही हम भटक रहे हैं। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही मार्केट की कि एक बड़ा बियरिश कैंडल आता तो उसके बाद तुरंत एक बहुत बड़ा बुलिश आता और हम सीधे क्रॉस कर जाते। इसको निगोशिएट करने में इतना टाइम लग रहा है और ये हमेशा एक पॉजिटिव साइन नहीं होता है। अगर आपने पढ़ा है और एनालाइज किया है तो डेफिनेटली इस पे वॉच करके रखिए कि इसको जल्दी से जल्दी ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो फिर एक इस टाइप का फॉल आने की उम्मीद है। एक और चीज़ है कि टेक्निकली इंडियन मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे है बहुत स्ट्रांग। अब अगर US फ्यूचर गिरेगा, अब अगर US मार्केट गिरेगा तो हमारा मार्केट भी उसके बराबर गिरेगा। अभी तक हम नहीं गिर रहे थे क्योंकि हमारे मार्केट में कुछ लेवल्स बाकी थे टच करना, वो आज हमने टच कर लिया है। मैंने पिछले हफ्ते एक ट्वीट किया था कि 10,500 एक आउटसाइड पॉसिबिलिटी बनती है, आखिरी चांस जब मार्केट अपना वहाँ जाके टच करना चाहे, एक पॉसिबिलिटी थी। और उस पॉसिबिलिटी के लिए पूरी सिचुएशन फिट बैठनी चाहिए कि US भी ऊपर जाए, सब कुछ अच्छा हो। तो वो सिचुएशन फिट बैठी है पिछले एक हफ्ते में। US मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली हमने वो अचीव कर लिया है। अब क्या यहाँ से हम लगातार ऊपर जाते जाएंगे? मुझे नहीं लगता। अभी भी मैं कह रहा हूँ आपको, मुझे नहीं लगता। जो मैंने पहले कहा था आउटसाइड पॉसिबिलिटी थी 10,500 की, वो अचीव हो चुका है। अब 10,500 को ब्रेक करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस पर आपको ध्यान देना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के एनालिसिस के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।